Hello, guys. This is Sir Mahad Amir, and welcome to lecture number 7 of AS level physics, force, density, and pressure. आज का लेक्चर जो है वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार लेक्चर है because we will be discussing some new stuff, and that new stuff started off with the concept of upthrust. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रेशर तक की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया था एंड इफ यू रिमेंबर कि हम लोगों ने पढ़ा था दैट के प्रेशर इन लिक्विड इज बेसिकली मेजर्ड बाय रो जी एच, डेंसिटी, ग्रेविटी एंड डेप्थ। तो इसी बात से इस बात का आगाज करते हैं कि लेट्स सपोज आई हैव गॉट अ सब्सटेंस दैट्स ए, जो अभी हमारे पास एक ब्लॉक ए है। क्या आप इस बात को अग्री करेंगे दैट दिस बॉटम ऑफ ए एंड दिस टॉप ऑफ ए would be experiencing different pressure? Well, if you say yes, that's correct. और क्यों? क्योंकि इसकी जो हाइट है, दैट्स डेप्थ, वो डिफरेंट है इसकी डेप्थ के मुकाबले में। एंड सिंस प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, तो हमारे पास सिंस ये बॉटम वाला हिस्सा ज्यादा डेप्थ पे है कंपेयर टू टॉप वाले हिस्से के, तो इसके ऊपर अलग प्रेशर लग रहा होगा, इसके ऊपर अलग प्रेशर लग रहा होगा। और इस डिफरेंस इन डेप्थ की वजह से, डिफरेंस इन प्रेशर आने की वजह की से एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होती है बाय एनी ऑब्जेक्ट दैट इज सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड, एंड दैट upward force that is always upward is known as upthrust. क्या है upthrust? सर, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट जिनमें प्रेशर डिफरेंस है। प्रेशर जो हमारे पास अपवर्ड लग रहा है, दैट इज एट द बॉटम, वो हमारे पास रो जी एच है, रो जी एच टू है। एंड जो टॉप से लग रहा है वो रो जी एच वन है। रो जी कॉमन ले लें, एच टू माइनस एच वन। तो ये जो डिफरेंस इन प्रेशर है, और इस डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से हमारे पास जो फोर्स आएगी, सिंस प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, तो डिफरेंस इन प्रेशर विल बी रो जी डेल्टा एच इनटू एरिया, दैट वुड बी इक्वल टू फोर्स, एंड एरिया इंटू हाइट विल बी वॉल्यूम। तो ये रो जी वॉल्यूम से हमारे पास एक अपवर्ड फोर्स आएगी, दैट फोर्स इज ऑलवेज अपवर्ड्स, दिस फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर सबमर्ज होता है, यू हैव टू रियलाइज कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों पॉइंट्स पे, इसके बॉटम पे भी और इसके टॉप पे भी, दोनों पे एक प्रेशर लग रहा होता है। प्रेशर एट द बॉटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर एट द टॉप, क्योंकि बॉटम पे डेप्थ ज्यादा होगी। एंड दिस difference in pressure results in a upward force that is known as upthrust, also known as Archimedes principle। और इस अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है रो जी वी। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, आज से 200 साल पहले। हिज नेम वाज आर्किमिडीज। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज थे। एंड हमारे सिलेबस में भी इनका जिक्र है, बट अच्छा इतनी डिटेल नहीं है हमारे सिलेबस में। रदर मैं थोड़ा सा इसको तो एक्सप्लेन करता हूँ, आई लाइक एक्सप्लेनिंग दिस। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है दैट अपथ्रस्ट फोर्स जो होती है इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस होगा वो बराबर होगा अपथ्रस्ट फोर्स के। ऑल्दो हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस रोजीवी के फॉर्मूले से हो जाएंगे, बट इस रोजीवी के फॉर्मूले की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं
ये जो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है रो जी वी, इसमें ये जो रो है दैट इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी इज ग्रेविटी, and V is volume of liquid that is submerged. अगर लेट्स सपोज मैं इस ब्रिक पे अपथ्रस्ट निकालूंगा तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दैट इज लिक्विड तो 1 kg पर मीटर क्यूब है, ग्रेविटी इज 9.8, एंड इस ब्लॉक का जो वॉल्यूम होगा दैट इज ऑल्सो जो भी है, इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करूंगा आई वुड गेट द अपथ्रस्ट फोर्स जो मेरे पास फिलहाल 9.8 आ रही है। जितना जितना मैं बेटा वॉल्यूम बढ़ाता जाऊंगा उतना जितना मेरी अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ती जाएगी जो कि रो जी वी के फॉर्मूले से आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इस बात को समझें कि लिक्विड में कहीं पे भी होऊंगा तो मेरी अपथ्रस्ट सेम लग रही होगी, बट अगर मैं आधा बाहर आ जाऊं तो अपथ्रस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि अपथ्रस्ट सिर्फ उतनी अमाउंट रो जी वी, वो जो वी है वॉल्यूम is the volume of the liquid that is submerged in the liquid, sorry volume of the object that is submerged in the liquid। अगर पूरा ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है तो ये पूरा का पूरा अपथ्रस्ट की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैं आधा अंदर आधा बाहर कर दूं तो जितना वॉल्यूम उसका इनसाइड द लिक्विड है दैट वॉल्यूम वुड बी एक्सपीरियंसिंग, उसके अगेंस्ट हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स निकाल रहे होते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, अंडरस्टैंडिंग भी है, मैं वो भी अभी डिस्कस करता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, जरा इस बात को समझिएगा, थोड़ी सी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर अभी मेरे पास इस ब्रिक का जो वेट है दैट इज 68.6 न्यूटन्स, जब मैं इसको जो मैं लिक्विड डिस्प्लेस वाली बात कर रहा था तो अभी इस 100 लीटर्स, ठीक है लिक्विड अभी 100 लीटर्स है, जब मैं इसको अंदर डालूंगा तो ये थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब अपनी जगह से हिल जाएगा। तो जितना भी वेट डिस्प्लेस होगा, पानी जितना डिस्प्लेस होगा, सेम अमाउंट ऑफ अपथ्रस्ट विल बी अप्लाइड। सो ऐसे अभी 34.3 न्यूटन्स इस पानी जो है बेसिकली डिस्प्लेस हुआ है, तो अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज आल्सो 34.3 न्यूटन्स। ठीक है, ऑल्दो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, इसको जितना हद तक समझ आए बात को समझिएगा। इसकी वर्किंग को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाएंगे, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। तो as far as upthrust is concerned, क्या होती है upthrust? It is basically rho gv, where rho is the density of the fluid, g is the gravity, and v is the volume of the object that is submerged in the fluid. अच्छा, guys, one more thing that is need to be realized is, for example, if something is falling under air, तो हम लोग पढ़ते थे कि वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और टर्मिनल वेलोसिटी पे एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड एक्ट करती है। बट सिंस एयर इज ऑल्सो अ फ्लूइड, तो एयर में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होगा that object will be experiencing an upward force, upthrust force, because of difference in pressure in air as well। तो upthrust air में भी अप्लाई होती है, तो in case of terminal velocity weight will not just be equal to air resistance, but with air resistance upthrust भी इस पे act कर रही होगी। although अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो weight will be maximum followed by air resistance and upthrust will be minimum। बहुत कम होगी अपथ्रस्ट, सिंस अपथ्रस्ट फोर्स के फॉर्मूले में देयर इज रो जी वी एंड डेंसिटी ऑफ एयर इज नेग्लिजिबल, बहुत कम होती है, देयरफॉर अपथ्रस्ट का जो मैग्नीट्यूड एयर पे एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट का बहुत कम होता है। तो याद रखिएगा कि सिंस एयर हैज वेरी लो डेंसिटी, तो इसलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं। तो मैं आपको यही बात समझा रहा था कि जो अपथ्रस्ट रो जी वी से निकाली जाती है दैट इज बेसिकली अपथ्रस्ट फोर्स जो हमारे पास है that is equal to weight of liquid displaced। तो जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस होता है दैट इज द सेम एज द अपवर्ड फोर्स। तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डालूं एंड लेट्स सपोज मेरे पास जो मास कलेक्ट होता है ऑब्जेक्ट का
दैट इज फॉर एग्जांपल 0.3 किलोग्राम्स, तो मैं इस ऑब्जेक्ट पे लगाने वाली अगर अपथ्रस्ट निकालना चाहूँ, तो दैट अपथ्रस्ट या इस फ्लूइड की डेंसिटी या ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना चाहूँ, लेट्स सपोज ये वाटर है, तो मैं कह सकता हूँ कि अपथ्रस्ट फोर्स जो होगी दैट विल बी इक्वल टू मास दैट इज 0.3 इंटू ग्रेविटी दैट इज 9.81। तो अगर मैं रो जी वी को इक्वेट करा दूं 0.3 इंटू 9.81 के, तो इसमें कोई मुजाहिका नहीं है। आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, अदरवाइज डेंसिटी, जो भी चीज़ अननोन हो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा ज़्यादा कॉमनली नहीं आ रहा होता, बट स्टिल इट्स पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो ये बात भी हमें समझ आ जाती है। अच्छा जी, अब ज़रा कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग्स है बिफोर मूविंग ऑन टू सम अदर एग्जाम्पल्स, ताकि हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकें। दैट इज, सर अगर मैं लेट्स सपोज किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बीच में रोक लूं, एंड इफ आई हैव टू पुल इट, तो इन केस अगर मेरे ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट के मुकाबले में, तो अगर वेट इज मोर देन अपथ्रस्ट, तो उसको पानी के बीच में रोकने के लिए आई वुड हैव टू पुल इट एंड आई हैव टू अप्लाई सम टेंशन ऑन इट। तो अगर मेरा वेट अपथ्रस्ट के मुकाबले में ज्यादा है, तो वेट विल बी इक्वल टू टेंशन दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग प्लस द अपथ्रस्ट फोर्स। और अगर एक ऑब्जेक्ट का अपथ्रस्ट लगने वाली ज्यादा है, तो इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अपथ्रस्ट मोर देन इट्स वेट, तो उसको मुझे बीच में रोकने के लिए आई वुड हैव टू कंप्रेस इट। तो वेट प्लस द कंप्रेशन फोर्स विल बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट। अगर आप बचपन में इस बात को रियलाइज करें, तो आई यूज टू प्ले विद दैट बकेट ऑफ प्लास्टिक, उसको मग्गा टाइप चीज के, तो अगर आप उसको पानी में रखते थे, तो इन ऑर्डर टू प्लेस इट इन द बकेट आपको उस पर हाथ से प्रेशर लगाना पड़ता था। तो दैट कंप्रेशन फोर्स जो आप लगाते हैं, दैट प्लस द वेट ऑफ दैट मग्गा विल बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट फोर्स। बट साबुन के लिए ऐसा नहीं, साबुन अगर आप छोड़ेंगे तो वो नीचे चले आएगा। तो इन ऑर्डर टू प्लेस दैट साबुन इन द सेंटर, आपका जो उसको आपको टेंशन देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट। तो इस बात को रियलाइज करना बड़ा जरूरी है दैट टेंशन जो है वो प्लस द अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू द वेट। इन इस केस में जब एक ऑब्जेक्ट भारी है, उसको रोकने के लिए मुझे पुल करना पड़ेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट खुद ब खुद ऊपर आना चाहता है, तो उसको बीच में रखने के लिए आई हैव टू पुश इट। तो इस बात को बड़ा जरूरी समझिएगा कि अगर अपथ्रस्ट ज्यादा है वेट से, तो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर आता है, ऑब्जेक्ट टेंड टू कम अप एंड फ्लोट, लाइक ऊपर की तरफ आके बाहर आ जाएगा। इन केस अगर लेट्स सपोज मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेता हूं, तो इफ यू रियलाइज कि इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ से, इसके ऊपर वेट 5.1 न्यूटन है एंड द अपथ्रस्ट विल बी 34.3, अगर मैं इसको हटा छोड़ूंगा, तो इट दिस ऑब्जेक्ट विल कम अप, ठीक है। और अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है, देन द अपथ्रस्ट टू ऑब्जेक्ट विल सिंक। तो इफ weight is more than upthrust, it will sink. And let's say if an object has both things equal, तो वो बिल्कुल सरफेस पे जहां भी छोड़ूंगा वहां पे रुक जाएगा। तो अगर वेट और अपथ्रस्ट तीनों चीजें, दोनों चीजें सेम है, तो वेयर एवर आई विल प्लेस इट, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। वो कोई भी चीज अगर ज्यादा होगी, जैसे अगर लेट्स सपोज वेट ज्यादा होगा तो नीचे चले आएगा, अपथ्रस्ट ज्यादा होगी तो फ्लोट करेगा, और अगर दोनों बैलेंस होंगे तो वो जिस पोजीशन पे रखूंगा उस पोजीशन पे रुक जाएगा, कीपिंग इन माइंड कि उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। तो ये चंद बुनियादी कॉन्सेप्ट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब जरा लास्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज के अगर मैं इसको हटा दूं,
अगर मैं इस रॉड को यहां से हटा दूं जो टेंशन प्रोवाइड कर रही थी, तो सिंस वेट इज मोर ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। तो अगर सर ये वेट मोर मोर है एंड देन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी गोइंग डाउन, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू गो डाउन, इस दौरान हमारे पास जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा होगा, पानी में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, एक्सेलरेट करता है, स्टार्ट टू मूव करता है, तो दैट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ फ्लूइड रेजिस्टेंस which is known as drag। तो जो फ्लूइड रेजिस्टेंस है उसको हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। तो क्या होती है ड्रैग फोर्स? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द वाटर, लेट्स से इफ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग डाउन, सो अगर मैं हवा में नीचे गिरता था तो एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड एक्ट करती थी, अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकता था तो एयर रेजिस्टेंस डाउनवर्ड एक्ट करती थी। सिमिलरली अगर मैं फ्लूइड में मूव कर रहा हूं डाउनवर्ड, दिस ड्रैग वुड बी एक्टिंग अपवर्ड, और अगर मैं मूव कर रहा हूं अपवर्ड, सो द ड्रैग विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड। सो इन केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है, तो वेट विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस द ड्रैग फोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी में। और ये क्यों है सर? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। और अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अपवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, तो अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू वेट प्लस द ड्रैग फोर्स। ये भी मैं कांस्टेंट वेलोसिटी पे बात कर रहा हूं। दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगी, इक्विलिब्रियम में होगा। बट अगर एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड, तो वेट में से अपथ्रस्ट और ड्रैग दोनों को माइनस करोगे, दैट वुड बी इक्वल टू एम ए। ये एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम ए। और अगर एक ऑब्जेक्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, तो अपथ्रस्ट माइनस वेट प्लस ड्रैग विल बी इक्वल टू एम ए। तो ये हमारे पास दो केस सिनेरियोज हैं जिसमें न्यूटन के लॉज अप्लाई हो जाते हैं, एंड दैट इज प्रीटी मच एवरीथिंग।